हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दिसंबर 2011 का PYQ। ठीक है, जून वाला हमने कंप्लीट कर लिया है, 2010 का भी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में सारे क्वेश्चंस देखे हैं। मैंने आपको ये भी बताई हैं चीज़ें कि कहाँ से प्रश्न आ सकता है, किस तरह से आ सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक अच्छे से कवर किया था। आज हम करने वाले हैं दिसंबर 2011 का। तो आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट है जहाँ पे PYQs का है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमारा रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम आपका 11 या 12 तारीख को हिंदी का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उससे पहले आपका ये होता है कि मतलब कि अगर आप अच्छे से रिवीजन कर ले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अब देखो, पश्चिमी हिंदी की नहीं है पूछा है तो आपको सबसे पहले याद आ जाना चाहिए कि पश्चिमी हिंदी हमारी कौन से अपभ्रंश से निकलती है, तो बिल्कुल ये शौरसैनी से निकलती है। अब पश्चिमी हिंदी जो है इस और कौन कौन सी निकलती है शौरसैनी से, तो शौरसैनी से निकलती है हमारी राजस्थानी हो जाती है, पहाड़ी हो जाती है और पश्चिमी हो जाती है। ये तीन उपभाषाएं जो है हमारी शौरसैनी से निकलती हैं। ठीक है, शौरसैनी अपभ्रंश से तीन उपभाषा निकलती है, कौन कौन सी, राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी। और पश्चिमी से जो है हमारी टोटल 6 बोली निकलती है। कितनी? 6 बोलियां कौन कौन सी निकलती हैं? 3 इसमें से आकार बहुला है और 3 ओकार बहुला है। मैं 3 आकार लिख देती हूँ। देखो, आकार बहुला कौन कौन सी है। आकार बहुला में आ जाएगी, सबसे पहले आएगी आपकी कौरवी या फिर खड़ी बोली। ठीक है, उसके बाद आएगी आपकी हरियाणवी और फिर आएगी आपकी दक्षिणी। क्या आएगी? दक्षिणी। ये हो गई आपकी आकार बहुला। ओकार बहुला कौन सी आ जाती है, तो ओकार बहुला में देखो आता है आपका ब्रज आता है सबसे पहले, फिर आता है आपका कन्नौजी आता है, फिर आता है आपकी बुंदेली। यहीं से आपको समझ आ गया कि पश्चिमी हिंदी की कौन सी इसमें से ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? ब्रज है, बिल्कुल है। ब्रज हमारा ओकार बहुला है पश्चिमी हिंदी का, और बुंदेली भी क्या है? ओकार बहुला है। आपसे ये प्रश्न अब पूछा जाने लगा है कौन सी बोली ओकार बहुला है और कौन सी आकार बहुला है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी। ठीक है, अब देखो, खड़ी बोली जो है मैंने बताया आपको अभी, कौरवी या फिर खड़ी बोली, ये दोनों ये सेम ही नाम है, एक ही बोली का 2 नाम है। और ये आकार बहुला क्या है? आकार। और अवधि हमारी क्या होती है? पूर्वी हिंदी है, ना कि पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो है वो 3 है, 3 बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की। कौन कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। अब अनुसूची वाला पार्ट जो है हमारा भाषा विज्ञान का, वो मैंने आपको बहुत ईजी वे में 343 से 351 तक जितना अनुसंधान है हमारा, जो भी मतलब कि अनुसूचियां हैं, ये मैंने आपको बहुत इजी वे में ट्रिक के थ्रू और क्लास में ही चीज़ें याद करवा दी थी। तो अगर आप न्यू हैं और आपने नहीं देखी हैं वो क्लासेस, आपको भाषा विज्ञान की लास्ट 2nd या 3rd क्लास में आपको ये अनुसूची वाला हिस्सा जो भाग है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो लास्ट टाइम पे क्या कर सकते हैं, डबल स्पीड पे करके आप चीज़ें देख लो, क्लास देख लो दोबारा से, कुछ नहीं होता है। अगर आपका एक क्वेश्चन अगर एक क्लास देखने से बन रहा है तो क्या बुराई है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेंगे। इसका आंसर देखो क्या है, हमारे बोडो बिल्कुल है, मैथिली भी है, भोजपुरी हमारी किसमें अनुसूची में नहीं है, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। पहले अभी देखो 22 भाषाएं शामिल है हमारी 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाओं को दर्जा मिला है, तो 22 भाषाओं को दिया गया है। और आरंभ में संविधान में केवल 14 भाषाओं को ही दर्जा प्राप्त था। ठीक है, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू। ठीक है, ये भाषाएं थी जिनको 22 भाषाएं मतलब जो कि अनुसूची में हमारे जिनको स्थान दिया गया था। ठीक है, ये 14 भाषाएं थी। अब 21वें संशोधन में क्या हुआ था, जो कि 1967 में हुआ था। आपको सभी संशोधन याद रखने हैं, कौन से संशोधन में कौन सी बोली को दर्जा मिला था, ये भी आपको याद रखना है। तो देखो 1967 में किसको मिला था, सिंधी को शामिल किया गया। यहाँ किसको शामिल किया 8वीं अनुसूची में, तो सिंधी को 67 में शामिल किया गया। ठीक है, फिर होता है हमारा 71वां संशोधन, जो होता है कब होता है, 2003 में होता है। 71वां कब होता है, 2003 में होता है, जिसमें बोडो, मैथिली, मैथिली नहीं, संथाली, मैथिली,
डोंगरी को जोड़ा गया। कितनी? 4 को यहाँ जोड़ा गया, किसमें? जब हमारा 92वां संशोधन हुआ। देखो रुको एक सेकेंड, क्या कर रहा है ये, कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा, चीज़ें जगह है नहीं, यहाँ देख लो। हाँ यहाँ ठीक। देखो 21वां संशोधन जब हुआ था 1967 में हुआ था। सबसे पहले आपको ये नोट करना है, इसमें सिर्फ सिंधी को शामिल किया गया, केवल एक बोली शामिल की गई, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा 71वां संशोधन, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको मैंने कैसे याद किया था? न पहले लिख लो नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, नमक, नमक, ठीक है। सिंधी, फिर नमक। उसके बाद 92वें संशोधन जो कि 2003 में हुआ। 71, मैंने 71 वाले का टाइम 2003 बताया था, वो 1991 है, ठीक है, यहाँ देख लो, ठीक। इसके बाद आएगा हमारा बोडो आ जाएगा, संथाली आएगी, फिर मैथिली और डोगरी। यहाँ 4 बोलियाँ शामिल की गई। कितनी? सबसे पहले 1 शामिल की गई, फिर 2 जिसको हमने नमक कहा, फिर 4, ठीक है। बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। देखो यहाँ से यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो आपको ये याद रखने हैं, सभी भाषाओं, सभी बोलियों के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल नहीं है, इसे संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया है पर शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? अब बिहारी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोलियां नहीं आती? भोजपुरी आती है, बुंदेली, मगही आती है, मैथिली आती है, बुंदेली नहीं आती। बुंदेली किस में आती है? अभी मैंने बताया था ये पश्चिमी हिंदी में आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? अब मैंने जहाँ पे आपको पढ़ाया था सबसे पहले, आई थिंक बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था हिंदी के सर्वप्रथम किसने किसको क्या माना है। इसमें पहले कवि हो गए, हमारी पहली रचना हो गई, या पहला व्याकरण हो गया, पहला ग्रंथ हो गया, या हमारी जो खड़ी बोली पहले किसने लिखी, उनके जन्मदाता, ये सारी चीज़ सर्वप्रथम जो चीज़ें हुई हिंदी साहित्य में, वो उसकी क्लास मैंने अलग से उस पर वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसको हमने कोशिश किया था थोड़ा सा ईजी वे में याद करने का, ठीक। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो वो मानते हैं सरहपा को। किसको मानते हैं? सरहपा को, ठीक है। जिनका समय ज़रूर याद कर लेना है क्योंकि सरहपा से समय पूछा जा सकता है, जो कि 769 ईस्वी, या फिर कह सकते हैं इसको 8वीं शताब्दी, ठीक है। अब शिव सिंह सेंगर किसको मानते हैं? पुष्य पुंड को मानते हैं। किसको मानते हैं? पुष्य पुंड को मानते हैं। वहीं पे गणपति चंद्रगुप्त, शालिभद्र सूरी को, राम कुमार वर्मा स्वयंभू, स्वयंभू, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन स्वयंभू और सरहपा के ईयर में होता है, ठीक है, दोनों 8वीं शताब्दी के, पर अगर इनका सन देखें तो 769 है, ये 783 है। और सर्वसम्मति से सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखो क्या, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? अष्टछाप के कवि कितने हैं, मतलब कौन कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं हमारे कुंभन दास। देखो यहाँ मलुक दास, परमानंद दास, सूरदास, कुंभन दास। मलुक दास नहीं है अष्टछाप के कवि, सूरदास हैं, परमानंद दास है, कुंभन दास है। अष्टछाप के कवि आपको बिल्कुल नाम सारे पता होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा भी है, आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही प्रस्तुत अनुक्रम ये बताया। अष्टछाप कवियों का उन्होंने ये क्रम बताया, किसके हिसाब से है ये? तो ये रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद, छीत स्वामी, चतुर्भुज नंद। अब देखो आपको इनका क्रम जरूर 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 याद होना चाहिए, ठीक है। कुंभन दास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे, और गोविंद स्वामी के कौन थे? विट्ठलनाथ थे। सबसे पहले आएंगे कुंभन, आएंगे, फिर आएंगे सूर, फिर आएंगे परमानंद, फिर आएंगे कृष्ण, फिर आएंगे गोविंद, फिर आएंगे छीत, फिर आएंगे चतुर्भुज, फिर आएंगे नंद। दोबारा देखो क्या है, कुंभन, सूर, परमानंद, कृष्ण, गोविंद, छीत, चतुर्भुज, नंददास। ये अष्ट कवि जो है, अष्टछाप जिनको कहते हैं, इनके क्रम आपको जरूर याद होने चाहिए, इनको याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या, निम्नलिखित में कौन सी रचना चिंतामणि की है? अब चिंतामणि कहाँ, कौन से काल के कवि हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चिंतामणि किसके हैं, तो ये रीति काल के हैं, है ना, रीति काल के ही है ना, किसी और के तो नहीं है। अब चिंतामणि की रचना कौन सी है?
कविकुल कल्पतरु किसकी है? कविकुल कल्पतरु किसकी है? चिंतामणि की, जो कि ये रीति काल के रीतिबद्ध कवि हैं। कौन है ये? रीतिबद्ध कवि हैं। मैंने आपको रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त याद करवाए थे, ठीक है। अब देखो चिंतामणि की और रचनाएं देख लो आप, जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आ जाएगा कवि कल्पतरु, तो है ही। इसके बाद आ जाएगी हमारी रस विलास। क्या आ जाएगी? रस विलास। फिर क्या आ जाएगा हमारा? श्रृंगार मंजरी हो गया एक। और कौन सी है? और एक है इनकी काव्य विवेक है। काव्य विवेक है, काव्य विवेक से प्रश्न आया है, ठीक है। और एक है इनका काव्य प्रकाश। देखो काव्य विवेक और काव्य प्रकाश है, इसलिए इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए काव्य निर्णय भी लिख दिया है कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। पर ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो काव्य निर्णय भिखारी दास का है, कवि कल्पतरु चिंतामणि के, रसराज किसका है? मतीराम का, अलंकार प्रकाश है भूषण का। तो जितने मैंने आपको चिंतामणि की रचनाएं बताई वो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक मिनट। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? जो हमारा अगला 7वां प्रश्न है वो क्या है? इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन हो गए, राधा कृष्णदास, जसवंत सिंह, या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो सबसे पहले देखो इनमें से कौन कौन से आ जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। राधा कृष्णदास कब के हैं? ये भारतेंदु युग के हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ये द्विवेदी युग के हो गए हमारे। जसवंत सिंह ये हमारे कहाँ के हैं? रीतिकाल के कवि हो गए, है ना। ये कहाँ के हो गए? हमारे रीतिकाल। और प्रेमघन भी हमारे किसके हैं? भारतेंदु युग, है ना, भारतेंदु। अब देखो द्विवेदी युग के कौन कौन से आ जाते हैं। सबसे पहले आते हैं श्रीधर पाठक हैं, श्रीधर पाठक आ जाएंगे आपके। हरिऔध जी आ जाएंगे। हरिऔध की प्रिय प्रवास, परिजात, वैदेही वनवास, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं, ज़रूर से ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी तो आएंगे ही आएंगे द्विवेदी युग में। और कौन आ जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त जी आ जाएंगे, और बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे। और कौन हो जाते हैं इसमें? और हमारे आ जाते हैं इसमें से कामता प्रसाद गुरु आते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही तो हैं ही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की एक रचना है, कौन सी? करुणा कादम्बिनी और प्रेम पचीसी, ठीक है। प्रेम पचीसी बहुत पूछा जाता है। और कृषक क्रंदन भी है एक, ठीक है। ये हमारे कौन से थे? ये द्विवेदी युग के कुछ मैंने आपको कवि बताए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? अब प्रगतिवादी से देखो मैंने आपको बताया था, आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से कवि द्विवेदी युग के हैं, कौन से हमारे रीतिकाल के हैं, रीतिकाल में भी कौन से रीतिबद्ध है, कौन से रीति सिद्ध है। वैसे ही हमसे पूछा जाता है कौन से प्रगतिवादी हैं, प्रयोगवादी हैं, कौन से नई कविता के कवि हैं। तो देखो प्रगतिवादी नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल बिल्कुल है। भवानी प्रसाद मिश्र हैं क्या? नहीं, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं। त्रिलोचन है, शिव मंगल सिंह सुमन है। अब देखो प्रगतिवाद की कुछ जो रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न बहुत बना है। जैसे कुछ मैं बता दूँ, अकाल क्या था? युग की लंगा, हे मेरी तुम, इस तरह के जो केदारनाथ अग्रवाल की हो जाती हैं। या मिट्टी की बारात आपसे बहुत बार पूछा गया है, जो किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन की पूछी गई है। केदारनाथ अग्रवाल का जो है फूल नहीं रंग बोलते हैं, या फिर गुल मेहंदी हो जाता है हमारा। और ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं इनकी, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे प्रगतिवादी कवि, कौन कौन हो गए? केदारनाथ, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन, और एक और कौन है इनमें से? नागार्जुन। ये चार जो हैं ये कौन है? प्रगतिवादी कवि हैं, नागार्जुन, ठीक है। और यहाँ लिखा भी है देखो, भवानी प्रसाद मिश्र कौन से हैं? प्रयोगवाद कवि हैं। ये दूसरे सप्तक में संकलित है। हाँ चलो ठीक है, आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा था कि कौन से सप्तक, आपको सभी सप्तक के चार जो सप्तक है हमारे टार सप्तक, ठीक है, उनके मैंने कहा था कि आपको सन बताना है। आप लोगों ने किसी भी बच्चे ने कमेंट नहीं किया उनके सप्तक, या तो आपको याद नहीं, आपने जानबूझ के नहीं किया, जो भी रीज़न है। चलो मैं बता देती हूँ। देखो सबसे पहला जो होता है तार सप्तक, उसका समय क्या है? 1943 है। क्या है? 43 है।
यहाँ तार सप्तक याद आया तो मैंने सोचा आपको चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज करवा दूँ। दूसरा तार सप्तक का क्या है, 1951 है। तीसरा है 1959 हो जाएगा, 1959, फिर आ जाएगा हमारा 1979, 1979, 1943, 51, 59 और 79, ये आपको याद रखना है। अब इन सभी के क्या आपको कवियों को भी याद रखना है कि पहले सप्तक में कौन कौन से कवि हैं। आगे रामविलास शर्मा हो गए, मुक्तिबोध हो गए, या फिर हमारे प्रभाकर माचवे होते हैं, या गिरिराज कुमार माथुर होते हैं, भारत भूषण अग्रवाल, ये सारे तार सप्तक में हैं। और दूसरे में आ जाते हैं हमारे शमशेर बहादुर सिंह हो गए, भवानी प्रसाद हो गए जो यहाँ पर हैं, ठीक, शकुंतला माथुर हो गए, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, ये सारे दूसरे के हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या करना है आपको, चारों के चारों तार सप्तक जितने भी हैं उन सभी के जितने भी कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, उन सभी का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, इस तरह से प्रश्न बनता है कि तीसरे सप्तक में कौन से कवि शामिल नहीं हैं। ठीक है, वहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप ये चीज़ थोड़ा सा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है, तो ये अज्ञेय की पंक्ति है। किसकी है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है, तो ये अज्ञेय की पंक्ति है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। धुन खाए शहतरों पर ही 12 खड़ी विधाता बाँचे, ये नागार्जुन के। एक पीली शाम पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, ये शमशेर बहादुर सिंह के। हे ग्राम देवता नमस्कार, सेना चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से दिया प्यार, राम कुमार वर्मा। मैंने आपको कहा था देखो सारी पंक्तियाँ याद नहीं कर सकते, कम से कम उतनी याद कर लो जो आपके एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक है, तो ये आप याद करेंगे। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, बहुत ही आसान सी पंक्ति है जो सभी को ज़्यादातर पता होता ही है। अब अज्ञेय की देखो, अब हम तार सप्तक की बात कर रहे हैं तो अज्ञेय की बात ना करें ये तो पॉसिबल नहीं है। अब अज्ञेय की कुछ रचनाएं देख लो, इम्पॉर्टेंट रचना है अज्ञेय की, तो वैसे तो सारी ही रचनाएं इम्पॉर्टेंट है। जैसे भग्नदूत, ये कुछ इनकी कृतियां हैं। भग्नदूत हो गया, मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि यहाँ जगह नहीं और मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड रखी नहीं। नेक्स्ट जब हम PYQ करेंगे अगला वाला 2011 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 2012 वाला करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करूँगी मैं, थोड़ा सा एक आध स्लाइड, 2 स्लाइड छोड़ करके एक प्लेन स्लाइड रख लूँगी जिसमें समझाना हो या कुछ लिखना हो, काम आ जाए। भग्नदूत है हमारा, फिर है चिंता है, इत्यलम है, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी है, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी नाव में कितनी बार हो गया, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है। सागर मुद्रा है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ इनकी कृति है, और एक है क्या, ऐसा कोई घर अपना देखा है। ये कुछ कृतियाँ हैं जो आप थोड़ा सा लिख लेंगे या फिर याद कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सी रचना नहीं है, काठ की घंटियाँ, आत्महत्या के विरुद्ध कुआनो नदी, लिपटा रजाई में, कौन सी नहीं है इनमें से। देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, आत्महत्या के विरुद्ध। किसकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृतियाँ देख लो, काठ की घंटियाँ, इसका समय क्या है, इसका समय है 1959 है, 1959। ठीक है, बांस का पुल, इसका समय हो जाएगा हमारा 1963 था, 1963 था। एक सुनी ना, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे। अब ये वाली जो इनकी रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आई हुई है, और इसका प्रकाशन वर्ष भी याद कर लो, 1982 था। क्या था, 1982 है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। खूंटियों पर टंगे लोग बहुत इंपॉर्टेंट, काठ की घंटियाँ बहुत हैं, बांस का पुल, एक सूनी नाव, कुआनो नदी। ठीक, अब रघुवीर सहाय की रचनाएं देख लो, ये तीसरे सप्तक के है ना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब रघुवीर सहाय की देख लो क्या है, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गया, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। ये सीढ़ियों, इनकी रघुवीर सहाय की सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेंगी।
इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है। अब इंदु पत्रिका के संपादक देख लो कौन है, अंबिका प्रसाद गुप्त है। कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त। इंदु प्रकाशन वर्ष 1909। आपको सभी पत्रिकाओं के प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए और संपादक जरूर पता होना चाहिए, खासकर जो इम्पोर्टेंट है। इंदु बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है और इनके संपादक है अंबिका प्रसाद गुप्त, जो कि एक मासिक पत्रिका है और काशी से निकलती है। नई कविता 1954 ईस्वी की पत्रिका है, जगदीश गुप्त की है, अर्धवार्षिक है और इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। समालोचक 1902 की है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी उसके संपादक है, मासिक है और जयपुर से निकलती है। पाटलिपुत्र 1914, काशी प्रसाद जायसवाल और मासिक पटना से। ठीक है, तो इंदु की क्या थी? इंदु के संपादक हो गए हमारे अंबिका प्रसाद गुप्त, नई कविता के हो गए जगदीश गुप्त, समालोचक के हो गए चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, पाटलिपुत्र के हो गए काशी प्रसाद जायसवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? मम्मट का, पंडित जगन्नाथ का, विश्वनाथ का, क्षेमेंद्र का। तो ये है पंडित जगन्नाथ का। मैंने आपको इन सबके क्या समय याद करने को कहे थे और ग्रंथ भी। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों ने याद कर लिए होंगे क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले बोला था। देखो रस गंगाधर की ग्रंथ किसका है? तो ये है पंडित जगन्नाथ हो गए। काव्य प्रकाश है मम्मट का, कवि कंठाभरण है क्षेमेंद्र का, साहित्य दर्पण है विश्वनाथ कविराज का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? अब इनमें से कौन सा उपन्यास जो है देवकी नंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता, कुसुम कुमारी। चंद्रकांता संतति, ये सारे क्या हैं? देखो रुको, भाग्यवती इनकी नहीं है, नरेंद्र मोहिनी है, चंद्रकांता है, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता संतति भी है। चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ, देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं। ये सभी किसके उपन्यास हैं? तो देवकी नंदन खत्री के उपन्यास है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पते होने चाहिए। खासकर यहाँ से चंद्रकांता संतति हो गया हमारा, और नरेंद्र मोहिनी है ही, अनूठी बेगम, कुसुम कुमारी, भूतनाथ, ये देवकी नंदन खत्री के महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। ठीक है, भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी की है और कुसुमलता हरे कृष्ण जौहर का उपन्यास है। ठीक है, और देवकी नंदन खत्री कृत भूतनाथ 6 भाग 1907 में अधूरा उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री का क्या है? ये अधूरा उपन्यास है भूतनाथ। ठीक है, जो कि शायद उनके पुत्र ने पूर्ण किया था। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? तो इनमें से कौन सा कहानीकार जो है वो ग्रामीण चेतना का नहीं है? तो वो है निर्मल वर्मा। देखो यहाँ पे लिखा है, निर्मल वर्मा पाश्चात्य परंपरा के कहानीकार उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी कहानियों में रोमानी रुचि से प्रभावित है। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संतरास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं, जबकि मार्कंडेय, विवेकी राय और शिव प्रसाद सिंह ग्रामीण चेतना के कहानीकार हैं। ठीक है, ये प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो बहुत ही ज़्यादा सरल और बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, जो एनटीए बहुत बार रिपीट किया एनटीए ने। ठीक है, तो शरद चंद्र है। क्या है? शरद चंद्र। बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा नामक जीवनी लिखी है। 3 पर्वों में विभक्त है। अब देखो यहाँ से प्रश्न उसने एनटीए ने किस तरह पूछा। पिछले साल ही शायद ये प्रश्न अभी तक पूछता था कि किसकी जीवनी पर आधारित है। पहले पूछा जाता था किसने लिखी है, फिर एनटीए ने पूछना शुरू किया कि किसकी जीवनी पर आधारित है, शरद चंद्र के। ठीक, अब पूछता है कि इसके 3 पर्वों में कौन से हैं कौन से नहीं। दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ये रिसेंट में प्रश्न पूछे एनटीए ने। आज तक ये प्रश्न केवल एक बार पूछा है। ठीक है, शायद पिछले साल पूछा था। अब देख लो, इतना ही ऐसे ही डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा चीज़ें सारी कनेक्ट करके चलनी पड़ती हैं पिछली चीज़ें रिवाइज करते हुए। प्रेमचंद की जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के घर में नाम से किया। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही में लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? अग्निलोक, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग, एक कंठ विषपाई। तो परशुराम की प्रतीक्षा क्या है? नाट्य काव्य नहीं है।
अग्नि किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल की है। अंधा युग धर्मवीर भारती जो कि आपके सिलेबस में है। एक कंठ विषपाई जो कि सबको पता होगी दुष्यंत कुमार की है। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी है? दिनकर की है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अब इनमें से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वृत्त और विकास, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से क्या है? अरे एक मिनट, ये रहा। वृत्त और विकास किसका है? इनका नहीं है, तो किसका है ये? देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल है, इसका समय 1948 है। अशोक का फूल हो गया, फिर उसके बाद कुट्टज इनका 1964 का है, ठीक है। विचार प्रवाह भी इन्हीं का है, 1959 का है। ये कब का है? 1959। देखो, विचार प्रवाह ना नहीं पूछा जाता था अभी तक, ठीक है, पर अब पूछने लगा है एनटीए, तो आप कुछ भी मतलब इससे छोड़ नहीं सकते हो। मैं ये बताना चाह रही हूँ कुल मिला के आपको बात, कि देखो वृत्त और विकास इनका नहीं है। देख लेते, मुझे भी नहीं याद है किसका है वृत्त और विकास। हाँ, वृत्त और विकास शांति प्रिय द्विवेदी का है ना। अब देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी के आपके 3 आपको यहाँ निबंध पता चल गए, ठीक है। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, और इनका मैंने सन भी आपको बताया। इनके अलावा और कौन से जो इनके निबंध है? इनके और है कल्पलता है, विचार और वितर्क है जो कि इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नीचे लिखा तो है, मैं खाली लिख रही हूँ। कल्पलता है, विचार और वितर्क है, साहित्य सहचर है, आलोक पर्व है। ये इनके कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो निबंध थे वो थे, ठीक है। अभी देखो, विचार प्रवाह नहीं पूछा जाता था, पर देखो पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? प्रगतिशील साहित्य की समाएं, तो ये है समस्याएं, ये है रामविलास शर्मा की, क्या है, जो कि एक आलोचना है। आलोचनाओं से प्रश्न जब बनता है ना, तो बहुत बच्चों का गलत भी होता है, क्योंकि आलोचना और निबंध मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़े से कंफ्यूजिंग है। एक ही नाम से थोड़ी सिमिलर बहुत रचनाएं मिल जाती हैं, जहाँ क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो देखो, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा की है। रस सिद्धांत किसकी है? नंदुलारे वाजपेयी की। रीति काव्य की भूमिका है डॉक्टर नगेंद्र की। महाकवि की तर्जनी किसकी है? कुबेरनाथ राय की। यहाँ से आप सारी आलोचनाएं याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? शंकुक, भट्टलोलट, वामन या अभिनव गुप्त? तो इसमें है वामन। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में 4 नाम आते हैं, जिनमें है भट्टलोलट है, शंकुक है, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। ये चारों आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर है आई.ए. रिचर्ड्स। किसका है? आई.ए. रिचर्ड्स। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, द फिलॉसफी ऑफ रेटारिक, आई.ए. रिचर्ड्स की रचनाएं हैं। ये कुछ आई.ए. रिचर्ड्स की क्या है? रचनाएं हैं, देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमारे जो बचे हुए 30 क्वेश्चन, 30 नहीं 25 कह लो, क्योंकि जो 5 क्वेश्चन होंगे वो पैसेज के होंगे, वो मैं अभी क्लास में ऐसे नहीं कराती, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं होता है, इजी है, वो तो आप खुद से भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमारा 2011 का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे 2012 के PYQ की तरफ। आशा करती हूँ आपकी को क्लास अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। पीछे जो भी चीज़ें हम क्वेश्चंस करते करते हम चीज़ें जो भी रिकॉल कर रहे थे, वो चीज़ें आपको थोड़ा रिकॉल हुआ होगा, कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, कुछ लगा होगा कि हाँ यहाँ मैंने मिस कर दिया है, ये चीज़ें मुझे जा करके रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी क्लासेस हो टाइम टू टाइम क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहें, या फिर जब भी क्लास में अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे
11 का खैर इसी का सेकंड पार्ट करेंगे, पर उसके बाद हम करेंगे 2012 का, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।